सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया। इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, थोड़ा ओला लेट हो गया था। मंच में बैठे सभी महान व्यक्ति, आप मंच पे ना बैठे हुए सारे महान व्यक्ति, आप सबको मेरा जय भीम। आज के दिन सबसे पहले मैं एल्गार परिषद को अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये दोबारा इसको रिवाइव करने का जो निर्णय लिया, उस बात को, उस जज्बा को, उस निर्णय को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। क्योंकि जब पहले बार हुआ था, उसको रोकने का, जिस तरीके से हर एक स्ट्रगल को रोकने का दो तरीका है। एक होता है स्टेट वायलेंस, जो पुलिस को यूज करके किया जाता है। एक होता है नॉन स्टेट वायलेंस, जो एक दूसरी सेक्शन के लोगों को बोलते हैं कि आपस में आप लड़ लो। ये दोनों वायलेंस इस्तेमाल किया गया था, और दोनों वायलेंस इसीलिए इस्तेमाल किया गया था साइलेंट करने के लिए। ये वायलेंस का इस्तेमाल साइलेंस के लिए था। 3 साल के बाद या 4 साल के बाद इस एल्गार परिषद से ये कहना चाहते हैं कि हम साइलेंट नहीं होंगे, चाहे आप स्टेट वायलेंस इस्तेमाल करें, चाहे नॉन स्टेट वायलेंस का इस्तेमाल करें। एक और बात, कहीं बार हमने सुनते हैं कि सरकार फासिस्ट है। मैं समझता हूं कि फासिस्ट बनना चाहते हैं, पर है तो बेवकूफ। मैं सोचता हूं कि उन्होंने जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको, जैसे मैडम ने ये कहा, एक नाम देना शुरू कर दिया। तो अगर मान लो आपने जेएनयू या जामिया में पढ़े हुए बच्चे हैं, सरकार से सवाल पूछे तो आप हो गया टुकड़े टुकड़े गैंग। और पढ़े लिखे हैं और शहर में हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और शहर में रहते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं तो अर्बन नक्सल। और गरीब है, सवाल पूछा तो प्रॉपर नक्सल है। और अगर मुसलमान होके सवाल पूछे तो जिहादी, आतंकवादी। अगर सरदार सवाल पूछे तो खलिस्तानी। जितने लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उन सबको उन्होंने एक नाम दे दिया है। तो मैं आज आके अब 1 मिनट के लिए सोच रहा था कि क्या बुलाऊं, कि मेरे प्यारे देशद्रोहियों, अर्बन नक्सलियों, टुकड़े टुकड़े गैंग, खलिस्तानियों। क्योंकि सरकार से सवाल पूछने वाले लोग ही बैठे हैं यहाँ पे, और सरकार के हिसाब से आप सबका एक नाम है ही ऑलरेडी, मेरा भी है। हाँ, हिंदू होके सवाल पूछा तो पहले तो ये होता है कि ऐसे तू कैसे सवाल पूछ सकता है, जरूर देशद्रोही होगा, उससे अलावा तो सवाल पूछ ही नहीं सकते। पर ये नहीं समझते कि ये बेवकूफ इसलिए कहा क्योंकि इनको लगता है कि ये एक ही ट्रिक बार बार प्ले कर सकते हैं, एक ही चीज को। 10 लोग हैं, 2 मुसलमान सवाल पूछे तो 8 लोगों को बोला देखो वो 2 मुसलमान है, इसलिए वो आतंकी है, जिहादी है, देशद्रोही है। ठीक है, 8 लोगों ने मान लिया। उसके बाद एक बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, मान लो एक है, उसने सवाल पूछा तो उसको बोला ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, बाकी सब लोगों को बोला कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पर अभी 7 ही लोग मान रहे हैं, क्योंकि 2 को तो ऑलरेडी आपने देशद्रोही कह चुका है, 7 ही है। उसके बाद अगर सिख सवाल पूछने लग गया तो उनको बोला तो खलिस्तानी है, पर अभी ये इनको देशद्रोही मानने वाले 6 ही बचे हैं। एक और आपने बोला कि अभी जिस तरीके से हरियाणा में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन हो रहा है, उनको जाट या किसान किसी को भी, उनको भी कहने लग गया, 5 ही लोग बचे हैं। ये डिमिनिशिंग रिटर्न का गेम है। इनको लगता है इससे काफी लंबे आगे जा सकता है, पर इसलिए मुझे लगता है कि ये बेवकूफ है। ये एक ही ट्रिक को बार बार यूज करके जा सकता है, इसका कुछ ही लोगों को ऐसे लगता है। खैर, सबसे पहले आज के दिन मैं, बहुत सारे डिफरेंस में थॉट्स में डिफरेंस होंगे, बट मैं अपना रेस्पेक्ट पे करना चाहूंगा हमारे महात्मा गांधी, जिनका आज डेथ तो नहीं कह सकते, जिनका मर्डर किया गया था, जिनके ऊपर टेररिस्ट अटैक कह सकते हैं कि जो हुआ था। वो चिंता आज भी है, जारी है, पर उनसे लड़ने वाला चिंता भी आज भी जारी है।
और रोहित वेमुला को, जिनको मैंने जब सर्विस में रहते हुए कभी नहीं पढ़ा था, पर सर्विस से छोड़ने के बाद ऐसे जाते हुए पढ़ा, और एक सेंटेंस था जो उन्होंने लिखा था कि वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिड्यूस टू इमीडिएट आइडेंटिटी। मतलब एक उसके बहुत शानदार तरीके से अरुंधति रॉय मैम ने बताया, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर वो रहते तो कितने ज्यादा ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते, थीसिस लिखते। ये कभी हम भी सोचते हैं कि कितना ज्यादा एक थॉट लीडरशिप को हमने मिस किया है। खैर, उनको भी उनका बर्थडे विशेष का भी आज का दिन है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को प्रजा मानते हैं कि नागरिक? प्रजा की नागरिक? नागरिक पक्का? मैं जब नागरिक अगर होते तो सवाल जरूर पूछते। प्रजा है तो चाणक्य कौन है अभी हमारे पॉलिटिक्स में? इंडियन पॉलिटिक्स में चाणक्य कौन है? बिल्कुल बोलिए। अमित शाह, शरद पवार, और कोई? अच्छा, चाणक्य होना चाहिए क्या हमारी पॉलिटिक्स में? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, चाणक्य थे जब राजा और प्रजा था, और राजा प्रजाओं को कंट्रोल करने के लिए तरीका बताते थे कि ऐसे करो, साम दान दंड भेद, ये करके प्रजा को कंट्रोल में कैसे रखना है। आज जनता को सरकार को कंट्रोल में रखना है। हम लोकतंत्र में, हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक है, कोई राजा भी नहीं है। किसी भी तरीके का चाणक्य की जरूरत नहीं होनी है। आज हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमें बताए, ओवर स्मार्टनेस नहीं पॉलिटिक्स में। अगर कोई एमएलए खरीद के सरकार बना सकते, उसमें ताली बजाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को बता रहे हैं कुछ भी करके जीत हासिल करो, इसी में वाहवाही है, ना सच्चाई में है, ना सही रास्ते पे है। कि कोई भी जो हमें पढ़ाता था वो सब में कोई मायना नहीं रहता। पैसा, धमकी, कुछ भी करके जीतो, जीतना ज्यादा जरूरी है, ये हम बता रहे हैं। क्या आप ये बताना चाहते हैं अपने बच्चों को? मैं नहीं बताना चाहता। मैं नहीं बताना चाहता कि ये रास्ता है इस देश के लिए। मैं नहीं बताना चाहता कि हम प्रजा है इस देश में। हम नागरिक हैं, पर नागरिक बन नहीं पाए। आजादी मिले पर नागरिक नहीं बन पाए। नागरिकता शायद है, पर फिर भी नागरिक नहीं बन पाए। अगर नागरिक बनते, मान लीजिए यहां से आप निकल गए, अभी 2 घंटे बाद प्रोग्राम के बाद निकल गए, 4 पुलिस वाले हैं, बाइक में आए, गाड़ी में आए, एक लाठी उठाए, हट यहां से, क्या करोगे? क्या करोगे? साइड से कटने की कोशिश करेंगे और थोड़ा साइड दूर जाने की कोशिश करेंगे। किसका देश है? हमारे देश। आपने कुछ गलती किया, जा रहे थे, किसी ने सवाल, अगर हम नागरिक होते तो सवाल पूछते कि क्यों कर रहे हो भाई, पर हम नहीं बोलते। नागरिक नहीं है, अभी प्रजा ही है। हमें डर है, प्रशासन से डर है, राजाओं से डर है। सारे के सारे राजा ही है, सिर्फ एक मोदी नहीं है, हर लेवल पे मोदी बैठे हैं। ये तो छोड़िए, मोदी जी जिससे सवाल पूछते हैं, अपने पटवारी और तलाटी से सवाल पूछने से डरते हैं, तहसीलदार से पूछने से डरते हैं। मैं जानता हूं, जिस जिले में मैं कलेक्टर था, वहां कुर्सियां थे बाहर, और ऐसे लोग हमारे ऑफिस में आते थे, आज पिछले साल 2019 की बात कर रहा हूं मैं, जो कुर्सी में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। उनको बताएं कि प्लीज कुर्सी में बैठे, वो नहीं बैठते थे। क्यों? उनके देश, उन्होंने जो पैसा दिया वो तनख्वाह लेके मैं नौकरी कर रहा हूं वहां पे, उन्हीं के पैसे से खरीदा हुआ कुर्सी, पर अपने आप को उस कुर्सी में बैठने लायक नहीं समझते। कैसे नागरिक बोल सकते हैं हम अपने आप को? यह देश किसी ऑफिसरों की या राजनीतिक नेताओं की अच्छाई से नहीं चलने वाली। नागरिक जब अपना अधिकार, अपनी हक से लड़ के जिएंगे, तब यह देश रहने वाली है। और यहां पे सवाल पूछने का किसी से भी हो,
और ये सरकार भी यही जाना है, मैं समझता हूं कि सरकार भी यही जाना है। जिनको ये लुटियंस गैंग कहते हैं या 10-15% लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जिनकी बोलने की आजादी है। 85% लोगों को तो बोलने की आजादी तब भी नहीं थी। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मैं वही कह, आपके जो इमीडिएट कांस्टेबल से सवाल पूछने का आपकी आजादी नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है क्या? ये जर्नी, प्रजा से नागरिक तक की जर्नी, वो इस देश के लिए सबसे बड़ी जर्नी है। विश्व में सबसे ऊपर भारत पहुंचे वो जर्नी नहीं, यहां के हर आदमी और औरत नागरिक बने प्रजा से, वो जर्नी मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जर्नी है जो हमें इस देश को करना होगा। मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। एनआरसी सीए के मूवमेंट में कई बार कई जगह गया, तो ऐसे अलीगढ़ में भी एक बार जाना हुआ। ग्वालियर में फंक्शन था, तो ग्वालियर से ओला आउट स्टेशन करके जैसे यहां आए वैसे अलीगढ़ जा रहा था। तो अलीगढ़ में मेरा नो एंट्री का ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया, पर आगरा के बॉर्डर पहुंचा मध्य प्रदेश वाला, तो करीबन 60-70 पुलिस वाले ब्लैक कमा पता नहीं कब ये सब पहन के, मुझे लगा क्या हो गया। और मेरा जो ओला आउट स्टेशन का ड्राइवर था उसको लगा मैं कोई आतंकवादी हूं, क्योंकि सारे पुलिस वाले एकदम चारों तरफ घेर लिया, और वो दरवाजा खोल के भाग गया। और मैं अंदर, वो अपना फोन देख रहे कि यही है क्या जिसको अरेस्ट करना था, जिसको डिटेन करना था। मैंने बोला हाँ मैं ही हूं। उसके बाद खैर काफी चीजें हुई। लास्ट में उन्होंने एक जीडी एंट्री दिखाई। जीडी एंट्री मतलब आपको अगर कोई अरेस्ट कर लिया है, कुछ भी इंसिडेंट हुआ, तो एक पुलिस स्टेशन में एक एंट्री लिखते हैं। उस एंट्री में ये लिखा हुआ था कि मैं आगरा में हर गांव में जाके लोगों को उत्साह के अलीगढ़ लेके जाने वाला था दंगा करने के लिए। ओला आउट स्टेशन पकड़ के जा रहा हूं मैं अलीगढ़, हाँ डायरेक्ट गाड़ी। और मैंने पूछा, एसपी भी था, कि ये सच लिखा है कि झूठ लिखा है? तो बोला सर वो तो सीआई देखेंगे, इंस्पेक्टर देखेंगे। वो निकल गए। थैंकफुली एसडीएम था। मैंने बोला इस पे तो फिर तो जेल ही कर दो, मैं निकलूंगा नहीं, मैं तो फिर बॉन्ड पे भी साइन नहीं करूंगा, जेल ही ले जाओ। ये हिम्मत कैसे हुई इतने जरेआम झूठ लिखने की? जरेआम झूठ लिखने की हिम्मत कैसे आई? वो जानते हैं कि झूठ लिखा है। डॉक्टर कफील खान का अरेस्ट आप जानते हैं। उनको जब छोड़ने का आया तो उन्होंने कोर्ट ने ये लिखा, कोई भी रीजनेबल आदमी ये ऑर्डर नहीं पास कर सकता था। एनएसए के अंदर उनको अरेस्ट किया था। कोई भी रीजनेबल आदमी इनको अरेस्ट नहीं कर सकता है एनएसए के अंदर। अगर कोई रीजनेबल आदमी अरेस्ट नहीं कर सकता तो ये अरेस्ट क्यों हुआ, ये सवाल भी पूछने का जिम्मेदारी था जुडिशरी का। अगर जुडिशरी ये सवाल पूछते कि इसके पीछे मैलाफाइड है कि नहीं, तो दोबारा ऐसे कोई ये कफील खान या फिर हाथरस ऐसे इंसिडेंट नहीं होता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को अभी जुडिशरी का डर खत्म हो गया। ये वापस कोई ये अधिकार हमें देने वाला नहीं है किसी को भी। ऑफिसर अच्छे हो सकते हैं, वो अधिकार को अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं, या सरकार उसको अच्छा काम के लिए यूज कर सकते हैं, बुरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। पर कोई सरकार अपने पावर जनता को नहीं देने वाले। वो पावर यूज करके अच्छा करेगा या बुरा करेगा, पर अपने पावर, अपने अधिकार अगर जनता के आए, ये नहीं करने वाले। ये एक जर्नी था जिसमें ये सरकार को समझा कि 85% लोगों को तो वैसे भी ये सब तलाटी से नहीं सवाल पूछते, क्यों प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछेगा वो? तो कोई मतलब ही नहीं है। उनको क्या है, सिलेंडर दे दो या कुछ टॉयलेट बना के दे दो और उसके बाद बाकी मुद्दों की बात करो, हक की बात कभी करने ना दो, तो बात खत्म हो गई। वहां पे प्रजा से प्रजा ही रखो, प्रजा से बेनिफिशियरी बना के रखो। एक अकाउंट नंबर, आधार नंबर में इतना पैसा आता है ना, तुमको सिलेंडर मिलता है ना, टॉयलेट मिला है ना, पानी है कि नहीं वो अलग बात है, पर पानी नहीं मिला ये पूछने के लिए तो अधिकार चाहिए। सिलेंडर मिला पर उसको रिफिल नहीं हो सकता ये बोलने के लिए अधिकार चाहिए, पर मिला कि नहीं उसके लिए प्रजा होना काफी है। ऐसे तो अच्छे राज्य पहले भी थे। हम वापस जो रास्ता था नागरिक होने का, कहीं ना कहीं हमने रुक गया और वापस जाने का रास्ता शुरू किया। और मैं समझता हूं कि एनआरसी सीए मूवमेंट एक मूवमेंट था जिसमें लोग बाहर निकल के बोले नहीं, ये सिर्फ नागरिकता
हमसे ना छीने उसकी लड़ाई नहीं थी। नागरिक है हम, ये बताने वाली लड़ाई थी। हम उनको ये कह रहे थे कि हम नागरिक है, चाहे आप कुछ भी करें, हम अपनी हक लेके रहेंगे, हम अपनी बात रख के रहेंगे। जो सवाल हमें पूछना है हम वो पूछते ही रहेंगे। मैं एक छोटा सा अपना बात ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी जो देखने का नजरिया है वो हो सकता है यहाँ बैठे हुए कई सारे लोगों से अलग है, क्योंकि हम अलग अलग जगह से आते हैं, एक ही इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मेरा देखने का सही है, किसी और का देखने का सही है। पर मेरा एक डर भी है, ये इस्लामिक टेररिज्म बोल के हमने शुरू किया था एक टाइम। इस्लामिक टेररिज्म की कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने कहीं बहुत बताया, पर नीचे आते आते वो मुसलमान के खिलाफ नफरत में आ गया कि हर मुसलमान आतंकवादी हो सकता है, ऐसे आ गया। मेरा डर ये है कि हम जब एक ब्राह्मणवाद की बात रिपीटेडली कहते हैं, तो जैसे ही इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर हम खोल के अल्टीमेटली मुसलमान के खिलाफ नफरत में आ गया, ऐसे ही एक दूसरे इंसान कोई भी हो, ब्राह्मण हो, एक्स वाई हो, वहां पे उनकी नफरत में जाए। ऐसे होना नहीं चाहिए, ये मेरा थॉट है, पर ये मंच के समक्ष भी मैं रख रहा हूं। शायद मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि एक गलत आइडियोलॉजी से अगर हम लड़ रहे हैं और उसमें वापस उसका सॉल्यूशन में भी किसी न किसी को एक्सक्लूड करके अगर हम लड़ रहे हैं, तो इस देश को एक साथ होकर आगे लेके जाना मुश्किल होगा। पता नहीं आगे हो सकता है। आज तो पावर रिलेशन ऐसा है कि एक ऊपर है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कल चेंज होगा तो क्या होगा पता नहीं। मैं जब गैल्वन वाली इंसिडेंट हुआ तो यूपीएससी क्लियर हुआ है, आईएएस वगैरह हुआ है, पर उसके बावजूद अगर कोई मुझसे पूछता उस दौरान कि बीजिंग कहाँ है चाइना का, तो मुझे पता नहीं था। तो एम्बैरसमेंट फील हुआ कि हम पाकिस्तान इतना लंबे टाइम करते रहते हैं, पर जो कि जो एक्चुअल हमारी एनिमी है, जो इतनी ताकतवर है और हमारे ऊपर कब्जा भी करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में हमें बहुत कम पता है। सिर्फ सरकार को नहीं, जनता को भी बहुत कम पता है। तो पिछले 6 महीने से काफी चाइनीज पढ़ रहा था, मैंड्रिन उनकी लैंग्वेज, कोशिश कर रहा था कि क्या है उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। आज की लड़ाई तो है, पर आज के साथ साथ अंदर की लड़ाइयां भी है और बाहर की लड़ाइयां भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कोई एनिमी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पढ़ते पढ़ते एक कहानी, एक चाइनीज स्टोरी आया, वो कह के मैं अपना बात खत्म करूंगा। एक लड़का था जिसने बहुत सपना देखता था, उसका बहुत बड़े बड़े सपने थे, और पर एग्जाम पास हो गया, क्लियर हो गया, बहुत पुरानी कहानी है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी सपना उसका पूरा नहीं हो रहा। तो एक गुरुजी टाइप वहां पे, जो भी चाइनीज में गुरुजी जिनको कहते हैं, उनके पास गया, जो भी एल्डरली पर्सन के पास गया, और उनसे जैसे पूछने लग गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सवाल पूछने से पहले आप थोड़ा पानी गर्म करिए, मेरे लिए एक पानी बॉईल करके ले आओ। तो चले गए अंदर किचन में, तो देखा बहुत बड़ा बर्तन है, पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत छोटा सा चूल्हा है और लकड़ी है नहीं। तो थोड़ा बाहर गया, एक आध लकड़ी ले आए, शुरू किया, जैसे लकड़ी खत्म हो गया, पर पानी गर्म नहीं हुआ, बॉईल तो हुआ नहीं। ऐसे 2-3 बार किया, उसके बाद उनको समझ में आया ऐसे तो पानी बॉईल नहीं हो सकता। तो फिर जाके 2-3 घंटे सिर्फ लकड़ी इकट्ठा किया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वो आने के बाद उन्होंने उसको बॉईल किया। 3-4 घंटे के बाद 1 गिलास पानी उसमें से लेके उनको दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि मैंने तो 1 गिलास पानी मांगा था, इतना टाइम क्यों लगा? तो वो लड़के ने कहा कि देखिए, 2 ऑप्शन था मेरे पास, कि मैं पानी बाहर फेंक दूं और जितना 1 गिलास के लिए उतना ही बर्तन में रखूं, या कि मैं उतना लकड़ी इकट्ठा करूं कि जितना बर्तन में पानी है उसको पूरा मैं बॉईल कर पाऊं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, पर एक गलती नहीं करना, जब लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे हो तो पानी गर्म है कि नहीं ये मत देखना, क्योंकि जब लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो तो आपने पानी गर्म करना शुरू नहीं किया है।
कई बार हमें ये लगता है कि हमने कुछ शुरू किया है और इमीडिएटली उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट अभी अभी क्यों नहीं आ रहा है। और कई बार इसलिए हमने वो पानी भी फेंक देते हैं कि उतना ही ग्लास का रखते हैं जितने की उसका लकड़ी से भर पाए। और कई बार हम ये देखते हैं कि लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, बीच बीच में आके पानी का टेम्परेचर देखते हैं, बोलते हैं तो गर्म ही नहीं हो रहा है, तब भी हमें बुरा लगता है। जो जनरेशन है, देश खत्म नहीं हो रहा, देश ना इस सरकार से खत्म हो रहा है, ना आगे अगर दोबारा आया तो भी खत्म नहीं हो रहा। इंडिया विल आउटलिव मोदी एंड ऑल हिज क्रोनीज, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन विल हैव टू रीबिल्ड। A lot of us will have to start asking questions. हमें सवाल पूछना होगा और इस देश को दोबारा बनाना होगा, पर तब इंपेशेंट नहीं होना है। पेशेंस के साथ लकड़ी इकट्ठा करना होगा और हम करेंगे और पानी भी बॉईल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।